हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। हमने नर्सिंग रिसर्च सीरीज़ को इस यूट्यूब चैनल में स्टार्ट किया था। आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रिसर्च के टाइप्स। रिसर्च के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस को और हमारा अगला टॉपिक होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। तो आइए समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। Qualitative research process involves an in-depth understanding of human behavior, in which data is collected in descriptive form rather than numerical form and analyzed by descriptive coding, indexing and narrations. क्वालिटेटिव रिसर्च में डीप स्टडी की जाती है ह्यूमन बिहेवियर की, और जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म के बजाय। उस डेटा को एनालाइज भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया जाता है थ्रू डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग एंड नरेशंस। आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव के साथ और न्यूमेरिकल जो है वो क्वांटिटेटिव के साथ। एक एग्जांपल से समझते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फ़र्क। जैसे कि मुझे एक स्टडी करनी है कैंसर पेशेंट्स पे, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होगा, क्वालिटेटिव। हाउ डू कैंसर पेशेंट्स फील आफ्टर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद कैंसर पेशेंट्स फील कैसा करेंगे, कैसा करते हैं। उसमें मैं उनके फीलिंग्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके फैमिली सपोर्ट के बारे में स्टडी करूँगा। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, या उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव कहते हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं और न्यूमेरिकल वे ही में उसको एनालाइज भी करते हैं। जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में जो क्वांटिटेटिव स्टडी होगी वो कैसी होगी, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंसर पेशेंट्स गेट इन्फेक्शन आफ्टर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद कितने परसेंटेज कैंसर पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है। तो ये स्टडी मेरी क्या होगी, वो क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव के साथ डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव के साथ न्यूमेरिकल। आगे समझ लेते हैं इसके स्टेप्स, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला जो स्टेप होता है, आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले हमें कोई भी स्टडी करनी होती है, रिसर्च की हमें नीड कब पड़ती है, कोई प्रॉब्लम पे, और हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एरिया हमारा पहला वाला स्टेप होगा। और इसमें कैसी वाली प्रॉब्लम होती है देखते हैं हम। इन क्वालिटेटिव रिसर्च इनिशियली ए ब्रॉड रिसर्च एरिया इज आइडेंटिफाइड। पहले ब्रॉड रिसर्च एरिया को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मुझे रिसर्च करनी है कैंसर पेशेंट्स पे, तो मैंने एक बड़ा टॉपिक ले लिया, एंड देन फोकस में भी नैरो इट। जब मैं फेमिलियर हो जाऊंगा उस सेटिंग्स के बारे में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फोकस अपना जो है उसको नैरो करूंगा। जैसे कि मैंने वहाँ पे किया, मैंने स्टडी किस पे की, खाली खाली फीलिंग्स पे की कैंसर पेशेंट्स का आफ्टर कीमोथेरेपी। और ऐसे ही क्या यहाँ पे क्या किया रिसर्चर ने, पहले बड़े टॉपिक को सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता फोकस को नैरो किया। क्वालिटेटिव रिसर्च में पहले ब्रॉड एरिया को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जब रिसर्चर फेमिलियर हो जाता है सेटिंग्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, वो एरिया के बारे में, तो वो अपना फोकस को नैरो करता है। इट बिगिन्स विद द जनरल टॉपिक ऑफ रिसर्च। इट बिगिन्स विद द जनरल टॉपिक ऑफ रिसर्च, ये पहले जनरल टॉपिक से स्टार्ट होता है। एंड द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू बी स्टडीड। अगला वाला हमारा जो स्टेप होगा वो है फॉर्मुलेटिंग ब्रॉडर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेटिंग ब्रॉडर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स सेरो एज गाइडलाइंस टू कंडक्ट रिसर्च स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स एक गाइडलाइंस की तरह एक पाथ हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगी, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, हमारे क्या गोल्स इस रिसर्च के थ्रू हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि टू चेक द फीलिंग्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स आफ्टर कीमोथेरेपी, टू चेक द एंजाइटी लेवल ऑफ कैंसर पेशेंट्स। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। टू चेक द फैमिली सपोर्ट ऑफ पेशेंट्स, तो वो मेरे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन क्वालिटेटिव स्टडी ऑनली ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में बी प्लानिड। इसमें ब्रॉड एक तरीके का ही ऑब्जेक्टिव को लिया जाता है।
विच कुड लेटर बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द नीड ऑफ रिसर्च। पहले क्या किया जाता है, इनिशियली ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को लिया जाता है और आगे आगे जब फेमिलियर हो जाएगा रिसर्चर सेटिंग्स के बारे में, उस एरिया के बारे में, तो वो अपना फोकस को नैरो कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। अगला स्टेप रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पहला प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, दूसरा फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा जो होगा वो होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हमने पहले भी पढ़ा था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्चर्स may learn about work that has been already done on the particular phenomenon under study। जो फिनोमिनन, जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उस पे पहले क्या वर्क हो चुका है हमें पता चलेगा। हम जब वो जो अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल मटेरियल है इंटरनेट पे, पब्लिकेशंस या जर्नल्स, जो बुक्स हैं उस टॉपिक पे, तो उसको हम रिव्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी इस फिनोमिनन में क्या काम हो चुका है और क्या इसके उसके लिमिटेशंस रहे, क्या ड्रॉबैक्स रहे उस रिसर्च के। इन क्वालिटेटिव स्टडी अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिनन और पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज वेरी मिनिमल। इसमें जो फिनोमिनन जो हम स्टडी करते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मिनिमल होती है। Therefore, literature review would help the researcher to gain some amount of prior information। लिटरेचर रिव्यू करने से पहले रिसर्चर को कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके थ्रू वो अपनी बेस रखेगा रिसर्च की। To have an effective future planning and execution of the research project। अगर रिसर्चर किसी टॉपिक को उसने सिलेक्ट किया कि मैं इस टॉपिक पे स्टडी करना चाहता हूँ और उसको वो रिव्यू करेगा उसके उसके पास जो अवेलेबल मटेरियल है इंटरनेट पे या पब्लिकेशंस में, बुक्स में, जर्नल्स में, उसको वो जो स्टडी करेगा तो उसको उसके बारे में पता चलेगा कि ऑलरेडी क्या क्या वर्क इस स्टडी में हुआ है और आगे क्या क्या पेंडिंग है। तो उसके बेस पे वो अपनी रिसर्च को मॉडिफाई भी कर सकता है और ऑब्जेक्टिव्स को भी सिलेक्ट कर सकता है या ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई करना है वो कर सकता है। तो इफेक्टिव एग्जीक्यूशन प्लानिंग भी कर सकता है, एग्जीक्यूशन भी कर सकता है रिसर्च प्रोजेक्ट की जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेगा। अगला एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग। फोर्थ हमारा जो स्टेप होगा वो होगा एंट्री इन रिसर्च सेटिंग। एज इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी द रिसर्चर इज नॉट मच अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर है वो ज़्यादा अवेयर नहीं होता है पॉपुलेशन के बारे में, सेटिंग्स के बारे में, एंड फिनोमिनन, जो फिनोमिनन पढ़ रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होता है। कैंसर पेशेंट्स फील, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ कैंसर पेशेंट्स आफ्टर कीमोथेरेपी, इस टॉपिक में मैं पहले से अवेयर नहीं हूँ कि कैसा फील करते हैं। तो इसमें मेरा फिनोमिनन पहले ही मुझे पता नहीं है, इस फिनोमिनन की जो जो स्टडी है, इस फिनोमिनन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो पहले ही मिनिमल है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द फर्दर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जब रिसर्चर उस सेटिंग में अंदर जाएगा, उस एरिया में अंदर जाएगा, तो उसको वो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बेस पे आगे वो रिसर्च कर सकता है। तो एंट्री ऑफ रिसर्च सेटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में, क्वालिटेटिव रिसर्च में। Entry in the research setting requires prior permission from competent authority। एंट्री रिसर्च सेटिंग में करने से पहले competent authority की परमिशन होनी चाहिए, एज वेल एज कॉन्टेक्ट्स विद की पीपुल इन द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। उस एरिया में जो की पीपुल है उनका कंसेंट भी, उनकी परमिशन भी होनी चाहिए। और जो सेटिंग के अंदर हम जा रहे हैं, जैसे कि मुझे जा करना है रिसर्च कैंसर पेशेंट्स पे, तो वहाँ पे उस सेटिंग में जाने से पहले, उस हॉस्पिटल में जाने से पहले जहाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मुझे परमिशन होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो या डायरेक्टर हो, उसकी मुझे क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। और जो अदर की कंटेक्ट्स हैं या एचओडीज हैं जो भी हैं, तो उनकी मुझे क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, तभी मैं रिसर्च सेटिंग में अंदर जा सकता हूँ। तो पहला स्टेप जो होगा वो था कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, दूसरा फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चौथा एंट्री इन रिसर्च सेटिंग। अगला है सेलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच डिज़ाइन।
ये है रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करना। देयर आर फ्यू कॉमन डिज़ाइन यूज्ड इन क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी में कम ही डिज़ाइन को चूज़ किया जाता है, सच इज फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो जो हमारी क्वालिटेटिव स्टडी होती है उसमें ऑलरेडी जो डिज़ाइंस होते हैं वो कम ही होते हैं, जिसमें जैसे फिनोमेनोलॉजी, जिसमें हम एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस के एक्सपीरियंसेस या किसी भी एनिमल्स के एक्सपीरियंसेस को हम एसेस करते हैं। जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान के लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंसेस को चेक करते हैं। वो फिनोमेनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे, इथनोग्राफी में कल्चर को स्टडी करते हैं। तो कुछ ये जो हैं जो डिज़ाइंस हैं क्वालिटेटिव स्टडी में। आगे आगे हम इन सब को डीपली पढ़ेंगे, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, इथनोग्राफी या हिस्टोरिकल रिसर्च या एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक्स आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है उसमें, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइंस जो होते हैं वो कम ही होते हैं। जैसे कॉमनली कौन कौन से होते हैं, फिनोमेनोलॉजी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, इथनोग्राफी होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च होती है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के डिज़ाइंस हैं। अब चॉइस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करेगा इन क्वालिटेटिव डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फिनोमेनन एंड स्टडी। कौन सा फिनोमेनन स्टडी कर रहे हैं हम, उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें कल्चर स्टडी करना है किसी एरिया का, किसी गांव का, तो हम उस वक्त इथनोग्राफी वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगे। जैसे हमें एक्सपीरियंसेस चेक करने हैं तो हम क्या चेक करेंगे, और उस वक्त हम फिनोमेनोलॉजी, जैसे हमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में स्टडी करनी है तो हम हिस्टोरिकल रिसर्च को हम चेक करेंगे, यूज़ करेंगे हिस्टोरिकल डिज़ाइन को। तो ऐसे ही वो डिपेंड करता है कि कौन से तरीके का फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं, उसी बेस पे हम रिसर्च डिज़ाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगला स्टेप है सेलेक्टिंग ए स्मॉल सैंपल। सेलेक्टिंग ए स्मॉल सैंपल Selecting a small sample. Qualitative studies are in depth inquiries, therefore generally a quite small sample 10 to 15 subjects is selected for study. हमने पहले बोला कि ये डीप स्टडीज होती हैं जो क्वालिटेटिव होती है, और इसमें जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो छोटा होगा, क्योंकि डीप स्टडी होती है। हम लार्ज पॉपुलेशन में तो डीप स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए जो सैंपल साइज होता है वो कम ही होता है। जनरली 10 से 15 सैंपल को लिया जाता है स्टडी के लिए। देयर आर नो डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स फॉर एग्जैक्ट सैंपल। एग्जैक्ट सैंपल के लिए कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि क्वालिटेटिव स्टडीज में हमारा जो सैंपल साइज होगा वो कितना होगा। इवन ए सिंगल केस कैन बी ए सैंपल। एक केस भी सैंपल हो सकता है। इन केस डिज़ाइन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जब केस डिज़ाइन होगा हमारा, केस स्टडी डिज़ाइन, जिसमें हम एक ही सैंपल लेते हैं, एक सैंपल में भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी डिजीज़ कंडीशन में हमें स्टडी करना है, एक भी हो सकता है, एक सैंपल भी हमारा सैंपल हो सकता है केस स्टडी डिज़ाइन में। जैसे हमें अल्जाइमर्स डिजीज़ में हमें करना है, रिसर्च करनी है, तो हमने एक सैंपल को ले लिया, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या 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 इंटरवेंशन से वो ठीक हो रहा है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सब हम उसको उस पार्टिकुलर केस में हम स्टडी करेंगे। वहाँ पे एक केस भी हमारा क्या हो सकता है, हमारा सैंपल हो सकता है। तो कोई प्री डिफाइंड ये नहीं है कि क्वालिटेटिव में इतने सैंपल होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला स्टेप जो होगा वो इस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशंस। इस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशंस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन क्वालिटेटिव स्टडी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्वालिटेटिव स्टडीज में, बिकॉज ऑफ द मोर इंटीमेट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप दैट टिपिकली develops between the researcher and the study participants। स्टडी पार्टिसिपेंट्स के दरमियान और रिसर्चर के दरमियान जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, उसकी वजह से ये बहुत ही कंसर्नेड एरिया है इस क्वालिटेटिव डिज़ाइन में, क्योंकि हम डायरेक्टली ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, तो इथिकल इश्यूज आ जाते हैं।
तो ये कंसर्न हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस कंसर्न को, एथिकल इशू को? During research studies, a researcher can address ethical issues and may establish ethical considerations by कैसे कैसे इन ethical issues को consider कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है? taking informed consent from participants, पहले रिसर्च करने से पहले जो पार्टिसिपेंट्स हम उस रिसर्च में ले रहे हैं, हम उनका क्या लेंगे? इन्फॉर्मेड कंसेंट। उनको हम अपनी स्टडी के बारे में समझाएंगे कि क्या क्या हम एक्चुअली करने जा रहे हैं, वो समझाएंगे हम, तो उनसे कंसेंट लेंगे। अवॉइडिंग एरर्स इन डेटा कलेक्शन में एरर्स हम कम करेंगे, इथिकल इश्यूज से बच जाएंगे। ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंडक्ट स्टडी, प्रायर परमिशन लेंगे तो जो जो इथिकल इश्यूज होंगे उनको कम किया जाए। ज़्यादा इथिकल इश्यूज होंगे तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें अलाउ नहीं करेगी। तो जब हम परमिशन लेके करेंगे तो इथिकल इश्यूज को हम कम कर सकते हैं। डूइंग जस्टिस टू पार्टिसिपेंट्स इन एनालाइजिंग डेटा, जस्टिस करेंगे पार्टिसिपेंट्स का, जो एक्चुअल डेटा है वो ही डेटा हम शो करेंगे। फिर है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एनोनिमिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके जो इंफॉर्मेशन जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम शो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी शो किया जाए या सब्जेक्ट्स के जो जो आइडेंटिटी है उसको रिवील किया जाए। उनकी एनोनिमिटी को मेंटेन करके जो भी डेटा है उसको पेश किया जाएगा। उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में इथिकल इश्यूज बहुत आते हैं, इसलिए इथिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। वो हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इन्फॉर्मेड कंसेंट लेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके, जस्टिस करके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उनको मेंटेन करके हम कर सकते हैं इथिकल इश्यूज को रिजॉल्व करके। अगला जो स्टेप है, प्लानिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन के लिए टूल्स को प्लान करना। टूल्स यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च आर जनरली सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। जो क्वालिटेटिव रिसर्च में टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ आइटम्स आर ओपन एंडेड जैसे क्वेश्चंस होते हैं। द आंसर्स ऑफ विच वुड बी टेकन इन फॉर्म ऑफ नरेशंस। हमने पहले ही बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्या होती है? वो डिस्क्रिप्टिव वे में होती है। जो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, और नरेशंस में जैसे सेंटेंस फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये जो टूल्स होते हैं, या हम खुद बनाते हैं। डेटा में भी कलेक्टेड थ्रू वीडियो टेपिंग, टेप रिकॉर्डिंग, फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यूज, फोटोग्राफ्स, फील्ड नोट्स। इन मेथड्स के जरिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यूज़ के जरिए मेनली मोस्ट कॉमन है, इंटरव्यूज़ के जरिए कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली ओपन एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ के, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ के हम ले सकते हैं। कलेक्टिंग डेटा, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज्ड इन क्वालिटेटिव स्टडीज। टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन जो है वो टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं क्वालिटेटिव स्टडीज में। रिपोर्ट बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिशमेंट आर टू एसेंशियल टास्क्स ए रिसर्चर मस्ट अकॉम्प्लिश बिफोर स्टार्टिंग डेटा कलेक्शन। पहले डेटा कलेक्ट करने से पहले हम उनके साथ एक जो हमारा सैंपल है, जो हम जिस पॉपुलेशन में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उनके साथ क्या बनाएंगे? एक ट्रस्ट डेवलप करके या कॉन्फिडेंस डेवलप करके जब हम रिसर्च करेंगे तो हम अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और हमारी रिसर्च अच्छे से कंडक्ट हो सकती है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करना। बिफोर एनालाइजिंग डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। एनालाइजिंग करने से पहले डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा कौन कौन से मेथड से? लिस्टिंग करके, जैसे हम लिस्ट करते हैं, जैसे ABCD ऐसे लिस्टिंग करके। कैटेगराइजिंग, जैसे कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी या हाई
जैसे एज वाइज कैटेगरीज बनाएंगे कि ये ग्रुप का ये डेटा है, वो कैटेगरी करके कंपेयरिंग करके ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेडरिंग लेडरिंग जैसे लेडरिंग के थ्रू पहला जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारी सीडी होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ऐसे ही लेडरिंग में पहला डेटा हमने कलेक्ट किया, पहले हम पूछते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में, आपका नाम क्या है, ये सब। फिर उसके बाद हम हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, फिर हम गोल्स के बारे में पूछते हैं, फिर हम वीकनेसेस के बारे में पूछते हैं, फिर हम अचीवमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता लेडर के थ्रू गए, लेडर के थ्रू हम आहिस्ता आहिस्ता लेडर, जैसे हमारी सीढ़ी है इस तरीके से हम चढ़े, तो उसको लेडरिंग कहा जाता है। तो डेटा को एनालाइज करने से पहले क्या किया जाएगा, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग लिस्टिंग के जरिए, कैटेगराइजिंग के जरिए, कंपेयर करके किया जाएगा। फिर है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। Analysis of data in qualitative research usually involves an examination of words rather than numbers। इसमें पहले ही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को एग्जामिन किया जाता है, वर्ड्स को एग्जामिन किया जाता है किस नंबर्स के बजाय। नंबर्स को हम अवॉइड करते हैं, नंबर्स वो क्वांटिटेटिव में होगा, क्वालिटेटिव में किसको फोकस किया जाता है, वर्ड्स को। एनालाइजिंग ऑफ डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च यूजुअली इन्वॉल्व्स इन एग्जामिनेशन ऑफ वर्ड्स को एग्जामिन किया जाता है। In qualitative studies, data is collected in form of words which could be several thousand pages of notes। वो इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो वर्ड फॉर्म में किया जाता है, और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जब हम वर्ड सेंटेंसेस फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट किया करते हैं तो ये थाउजेंड्स ऑफ पेजेस भी हो सकता है। सो डेटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव स्टडीज चैलेंजिंग टास्क। डेटा एनालिसिस जो होती है इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज़ में वो बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि डीप स्टडीज़ होती है, वो डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है क्वालिटेटिव स्टडीज़ में। फिर है देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। कोई रूल नहीं है, कोई प्री डिटरमाइंड रूल्स नहीं है कि किस तरीके से एनालिसिस करनी है। However, qualitative data can be analyzed by using descriptive coding, indexing, narrations, thematic analysis, etc. तो किस तरीके से की जाए, जैसे हमने पहले ही बताया था, नरेशंस के थ्रू, इंडेक्सिंग के जरिए, कोडिंग के जरिए, थीमेटिक एनालिसिस के जरिए की जाती है। लेकिन कोडिंग भी डिस्क्रिप्टिव कोडिंग होगी, ये नहीं कि न्यूमेरिकल कोडिंग डिस्क्रिप्टिव कोडिंग में होगी। देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रूल नहीं है, लेकिन डेटा को एनालाइज किया जाएगा थ्रू इंडेक्सिंग के जरिए, डिस्क्रिप्टिव कोडिंग के जरिए, थीमेटिक एनालिसिस के थ्रू किया जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या होता है। जब हम एनालिसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कोडिंग पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, नरेशंस, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये सब थीमेटिक एनालिसिस सब कुछ पढ़ेंगे आगे। फिर है डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च फाइंडिंग्स को डिसेमिनेट करना, कम्युनिकेट करना, डिसेमिनेटिंग है ये, डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स, डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च फाइंडिंग्स में भी कम्युनिकेटेड थ्रू राइटिंग रिसर्च थीसिस के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। या जब आपने रिसर्च पूरी की पूरी की, अब उसको कम्युनिकेट करना है। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, बाय राइटिंग रिसर्च थीसिस या आर्टिकल लिख के। आप अपनी स्टडी किए, आपने उस स्टडी में आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, आप उसको पब्लिश कैसे करोगे, तो आर्टिकल लिख के, आप रिसर्च थीसिस लिख के, प्रेजेंटिंग इन ऑरल रिसर्च रिपोर्ट एट साइंटिफिक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस। साइंटिफिक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में आप रिसर्च रिपोर्ट को कम्युनिकेट करके कर सकते हो। प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंट कर सकते हो ऑरल स्पीच के थ्रू। तो ये कुछ स्टेप्स थे इसके क्वांटिटेटिव रिसर्च के। हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स थे। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। पहले क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या किया जाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहले हम प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम एरिया क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी। दूसरा, फॉर्मुलेटिंग ब्रॉडर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। एक बार हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जैसे हमें हमारे पास प्रॉब्लम थी कि कीमोथेरेपी के बाद
जो कैंसर पेशेंट से कैसा फील करते हैं। ये हमारे पास क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करेंगे कि हमें क्या चेक करना है, फीलिंग्स चेक करनी है, इमोशनल सपोर्ट चेक करना है, इमोशनल लेवल चेक करनी है। तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तीसरा स्टेप होगा। पहले में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करना, तीसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो अवेलेबल डेटा है जो अवेलेबल पहले ही ऑलरेडी हो चुका है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो स्टडीज हुई है उनको रिव्यू करना। वो हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा है एंट्री इन रिसर्च सेटिंग। जब ये 3 काम करेगा तो फिर एंट्री करेगा रिसर्च सेटिंग में रिसर्चर। फिर है सेलेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करना, किस मेथड से रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। फिर है सेलेक्टिंग ए स्मॉल सैंपल। स्मॉल सैंपल को सेलेक्ट करना। सैंपल को जब हम सेलेक्ट करेंगे फिर इस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशन। फिर सैंपल को सेलेक्ट करके इथिकल इश्यूज क्या आएंगे वो चेक करना, और इथिकल कंसिडरेशंस को वो सॉल्व करना। वो हो गया इथिकल कंसिडरेशंस, इस्टेब्लिशिंग इथिकल कंसिडरेशन, वो वाला स्टेप। फिर है प्लानिंग टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स को प्लान करना। फिर है कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। फिर है ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर एनालिसिस, डेटा ऑर्गेनाइज करना, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना। फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा है उसकी एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। फिर इंटरप्रेट करने के बाद हमारा रिसर्च तैयार हो जाएगी, तो फिर हम वो रिसर्च को डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स को हम प्रेजेंट करेंगे, हम उसको पब्लिश करेंगे। तो ये हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च और इसके स्टेप्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने ये सारे के सारे पढ़े। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का होगा। थैंक यू।